अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से ख़ुद को बचा रहे होंगे, ख़ुद को भी और अपने घर वालों को भी। हम लोग जो हैं वो बेटा अपनी फ़िज़िक्स की 10th की क्लास की बुक के जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो ले रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 18 जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ था, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक। ठीक है, और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम अपनी जो हैं वो स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो सिलेबस में से हमारे टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं उनको हम नहीं पढ़ाते हैं, जो इंक्लूडेड हैं वो सिर्फ आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस को, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके के बारे में। ठीक है, कि अल्फ़ा डीके जब होता है तो किस तरह से जो है वो चेंजेस आते हैं पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड में और किस तरह से ये चेंज हो जाता है इनटू अ स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड के अंदर। फिर हमने बीटा जो है वो डीके के बारे में पढ़ा, गैमा डीके के बारे में पढ़ा। आज के टॉपिक के जो हमारे जो हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दे विल बी द नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस। 3 किस्म की जो हमारी रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। हम देखेंगे कि इनकी नेचर क्या है, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करनी है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, पहले हम इसकी नेचर को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह की हैं, इनमें कितना चार्ज है, इनमें कितना मैस है, ये क्या है एक्चुअल में। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, और जो प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी डिस्कस करनी है, दे आर द आयोनाइजिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमने इन तीनों रेडिएशंस के लिए जो है वो स्टडी करनी है, अल्फ़ा के लिए भी, बीटा के लिए भी और गैमा के लिए भी। ठीक हो गया। पहले हम आयोनाइजिंग इफेक्ट इन तीनों के लिए डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो इन तीनों के लिए जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये मटेरियल को आयोनाइज कर सकती हैं और किस तरह से ये किसी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं, कितनी रेंज तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, क्या इनकी जो है वो रेंज है और क्या इनकी पावर है। उन सब के बारे में हम आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जी हम इनकी नेचर के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा, इनकी नेचर क्या है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेचर ऑफ रेडिएशंस। ये हमारा मेन टॉपिक है। अब हमने हमारी तीनों रेडिएशंस जो कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा है, उनके लिए हमने अपनी जो है जो रेडिएशंस की नेचर है उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जी हम डिस्कस कर लेते हैं अल्फ़ा रेडिएशंस को, या इनको अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में आप लोगों को बेटे पहले बताया था कि ये जो होती हैं दे आर एक्चुअली द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास है 4। ठीक है, तो हीलियम क्या है हमारा, हीलियम इज़ He2 4। इसका एटॉमिक नंबर है 2 और इसका जो है एटॉमिक मास नंबर है 4। तो बेटे आपको पता है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, तो जो चीज़ आपके पास बाकी बचेगी दे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका एटॉमिक मास नंबर A है 4, Z है 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू A माइनस Z, 4 माइनस 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू 2। सो इट हैज़ 2 protons, 2 neutrons and a charge of 2 electrons, because in a neutral atom we know that कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक हो गया। तो अगर इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो अल्फ़ा रेडिएशंस या अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं दे आर एक्चुअली द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ठीक है, दे हैव 2 number of protons, they have 2 neutrons and charge of 2 electrons। ठीक है, एक चार्ज पे एक नेगेटिव होता है तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर, चूँकि 2 प्रोटॉन हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल जो है वो चार्ज इसके अंदर मौजूद होगा। ठीक हो गया। अब ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये किस तरह के मटेरियल्स में से इजेक्ट होते हैं। ठीक है, बिकॉज अल्फ़ा डीके भी हो सकता है, बीटा डीके भी हो सकता है, गैमा डीके भी हो सकता है।
तो कौन से ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो किस चीज़ को इमिट करें, अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करें। तो ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनके लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे और लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है, जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर भी ज़्यादा होगा और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी ज़्यादा होगा, ऐसे पार्टिकल्स के अंदर जो है ये एबिलिटी होती है कि वो इमिट कर सकते हैं कौन से पार्टिकल्स को, अल्फ़ा पार्टिकल्स को। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमारा जो है वो रेडियम एलिमेंट था 88 to 86, ठीक है, तो वो जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं, तो दे हैव द एबिलिटी टू इजेक्ट एन अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये कहाँ से इजेक्ट होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैविंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होंगे और न्यूट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, इजेक्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो अल्फ़ा रेडिएशंस की नेचर है कि दे आर एक्चुअली द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। हीलियम जो है दैट इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इट हैज़ 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं एक एलिमेंट के अंदर उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 2 है, और अगर हम मास नंबर में से प्रोटॉन्स के नंबर को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो है हमारे पास चीज़ आएगी, दैट विल बी द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इनका मास थोड़ा सा जो है वो बीटा और गैमा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर टोटल ऑफ 4 जो है हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कंबाइन होकर टोटल मास की तरफ जो है अपना पार्ट दे रहे होते हैं। सो ये जो है हमारे पास अल्फ़ा जो है वो रेडिएशंस या अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं उनकी नेचर है, इसको आप पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद बेटे हम लोगों ने डिस्कस करना है बीटा पार्टिकल्स जो हैं हमारी, या बीटा रेडिएशंस जो हैं हमारी, उनकी रेंज को, कि वो क्या होते हैं, कहाँ से वो इजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है बीटा रेडिएशंस को या बीटा पार्टिकल्स को। यूजुअली इनको आप जो है वो पार्टिकल्स का नाम देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है इनको आप ज़्यादा जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडिएशंस होती हैं उनको हम यूजुअली कंसिडर करते हैं कि वो हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, मतलब एनर्जी की बीम्स होती हैं। तो बीटा रेडिएशंस या बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो असल में क्या होते हैं, दे आर हाई एनर्जी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या हैं ये, फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर बीटा पार्टिकल्स। ओके हो गया। तो फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर एक्चुअली द बीटा पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे हैव चार्ज ऑफ -1, ठीक है, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो निग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इट इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁻³ kg। और जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके मासेस की रेंज होती है 10⁻27 kg। तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट 1836 टाइम्स जो है वो हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू ए अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, और बीटा रेडिएशन जो होते हैं वो हाई एनर्जी जो है वो हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके ऊपर चार्ज होगा -1। ठीक है, चार्ज इनके ऊपर होगा -1 का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और नेगेटिव के चार्ज को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉजिटिव के चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साथ। उसके बाद ये बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेडिएशन जो हैं ये इमिट किस तरह के पार्टिकल से होती हैं। ठीक है, ये रेडिएशंस आपको पता है कि निकलती है एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से हैं, चाहे वो अल्फ़ा हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे वो गैमा हो, जो भी रेडिएशंस होंगी दे विल बी इमिटेड बाय एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो एक ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियाई विच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है,
जिनके न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी, ऐसे एलिमेंट्स जो हैं दे हैव द एबिलिटी टू इजेक्ट बीटा पार्टिकल्स। तो ये कहाँ से इजेक्ट होते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियाई having large number of neutrons emit बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को बेटे याद होगा कि हमने कार्बन जो है C614 इफ़ यू रिमेंबर, तो उसका जो है वो न्यूट्रॉन नंबर जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उनके प्रोटॉन नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हैं, लेकिन प्रोटॉन नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एज वाज इन केस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेडिएशंस, उनमें प्रोटॉन नंबर भी ज़्यादा होता है, न्यूट्रॉन नंबर भी ज़्यादा होता है, तब जाकर एक अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इजेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये इमिट करते हैं चूँकि बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स का चार्ज होता है -1। तो ये जो है ऐसे हमारे जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से निकलेंगे जिनके लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स। जिस तरह C614 था, ठीक है, 14 जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अनस्टेबल है। कार्बन के जो है वो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, C612, C612, C613 एंड C614। C614 जो है हमारा वो अनस्टेबल है, ठीक है, रेडियो एक्टिव है, और ये जो है डिसइंटीग्रेट अपने आप को कर देता है इनटू नाइट्रोजन के अंदर, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो निकलता है एक अदद बीटा पार्टिकल, ठीक है, -1 चार्ज के साथ। तो ये हमारे पास हो गई जी बीटा रेडिएशंस की नेचर, कि ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, दे आर द फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली, बट कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव भी फास्ट कर रहे हैं और इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, आम इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में दे आर फास्ट मूविंग एंड दे हैव हाई एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्ट मूविंग है, इट कैरीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हम कहेंगे ये जो न्यूक्लियस में से निकला है ये पार्टिकल, इट इज़ अ बीटा पार्टिकल। सो ये हमारे पास हो गई बीटा पार्टिकल्स की जो है वो नेचर। उसके बाद हम लोगों ने बेटा डिस्कस करना है गैमा रेडिएशंस को। गैमा को हम जो है वो पार्टिकल नहीं बोलते हैं, बिकॉज ये जो है ये एक्चुअली में जो है वो हाई एनर्जी फोटॉन्स ही हैं, ये रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो गैमा रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, दे आर एक्चुअली हाई एनर्जी फोटॉन्स। ठीक है, हाई एनर्जी जो है ये फोटॉन्स होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी वेवलेंथ जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ, because frequency and wavelength are inversely proportional to each other from the relation V is equal to F lambda। जो हमारी electromagnetic waves होती हैं, gamma radiation is also an electromagnetic wave, so that's why इसकी जो speed होती है that is equal to the speed of light। ये रेडिएशंस होती हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फिक्स्ड होती है, ये c होगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है, इफ़ v इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू c, तो आपकी ये दोनों जो हैं फैक्टर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से जो है वो फ्रीक्वेंसी को जो है वो एक साइड पे कर लेते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा, और v जो है वो यहाँ पर चूँकि स्पीड ऑफ लाइट c के इक्वल है, कांस्टेंट होती है ये वैल्यू, तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो लैम्डा जो है इसको हम लिख सकते हैं f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, कि अगर वेवलेंथ आपकी ज़्यादा हो रही होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। ये आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम के बारे में भी तब बताया था कि ये हमारी जो वेव्स होती हैं ये रेडियो वेव से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, वो रिमी म्यूजिक वाला जो हमने एक लेटर जो है एक वर्ड पढ़ा था कि इसके थ्रू हम अपनी रेडिएशंस को जो है वो लिख सकते हैं। तो जी, कैपिटल जी विच वॉज द लास्ट लेटर, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा गैमा रेडिएशंस को। और आप लोगों को मैंने बताया था कि R से G की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है,
और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है तो आपकी वेवलेंथ इस जो है वो डायरेक्शन में जाते हुए इट विल बी डिक्रीजिंग। तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है और फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो इंक्रीज़ होती है एज वी मूव फ्रॉम रेडियो वेव्स टुवर्ड्स द गैमा रेज। ठीक है, तो गैमा रेज जो है दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स। ठीक है, उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है और शॉर्ट वेवलेंथ होती है, और इसको जो है वो हम रेडिएशंस को जो जहाँ पर हमारा जिस तरह से कैंसरस सेल्स होते हैं ना, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है हम गैमा रेडिएशंस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और ये रेडिएशंस जो होती हैं ये कैंसर सेल्स के साथ साथ या जो मेलिग्नेंट आपके सेल्स होते हैं, जो मेलिग्नेंट टिश्यूज़ होते हैं जो कि ख़राब हो चुके होते हैं किसी वजह से, उनको आपने डिस्ट्रॉय करना है, या कोई क्लॉटिंग है उसको आपने डिस्ट्रॉय करना है, तो ये इतनी फास्ट मूविंग और इतनी इनकी हाई एनर्जी होती है कि ये उस सेल के साथ साथ जो आपका हेल्दी सेल होता है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप जो है इन रेडिएशंस को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, सो दैट कि सिर्फ और सिर्फ आपका अफेक्टेड पार्ट जो है उसके ऊपर ये रेडिएशंस जाकर फॉल करें। जो आपका हेल्दी सेल होगा उनको इन रेडिएशंस को जो है वो अफेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो पार्ट भी आपका कैंसरस बन जाएगा। सो आप अपनी तरफ से जो है वो सेटिस्फाइड होंगे कि कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बट इन रेडिएशंस ने चूँकि हेल्दी सेल्स को भी जो है वो अफेक्ट कर दिया है, तो वो कैंसर जो है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर उस अफेक्टेड सेल के ज़रिए। सो one must be very careful in using these radiations for the treatment of the human body for the treatment of cancerous cells और ब्लड क्लॉट और malignant tissue तो या malignant cells वगैरह जो हैं, so that कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ये रेडिएशन जो है वो किसी किस्म का जो है वो कोई पार्ट को या किसी सेल को अफेक्ट नहीं कर रही है। सो ये हमारे पास जो है वो इन तीनों रेडिएशंस की नेचर हो गई है। नाउ वी नो दैट अल्फ़ा रेडिएशंस या अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास, इनका जो है दे आर एक्चुअली द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, दे हैव चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। दे जो है उसके बाद हमारे पास बीटा रेडिएशन जो है दे हैव चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -1 जो है इनके ऊपर चार्ज होता है और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअल में। गैमा रेडिएशन जो होती हैं दे हैव नो चार्ज। ठीक है, इनका कोई चार्ज या मास नहीं होता है। दे आर हाई एनर्जी फोटॉन्स, बीम ऑफ एनर्जी की जो है ये फोटॉन्स होती हैं, ये बीम ऑफ एनर्जी होती है ये, जिनको हम फोटॉन्स का नाम देते हैं। तो इनकी ना तो इनके ऊपर कोई चार्ज होता है, ठीक है, ना ही इनका जो है वो हम कहते हैं कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मास जो है वो होता है, लेकिन वो इतना स्मॉल है दैट इज़ नेग्लिजिबल, हम उसको जो है वो इतना कंसीडर नहीं करते हैं। तो इनकी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। नाउ वी आर डन विद द नेचर ऑफ द रेडिएशंस। ठीक है, नेचर ऑफ रेडिएशंस हम लोगों ने डिस्कस कर रही है। अब हमने अपनी रेडिएशंस की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, और दोनों रेडिएशंस के लिए हमने दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, आयोनाइजिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस। दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर। एक हमारे पास है आयोनाइजिंग इफेक्ट और दूसरी हमारे पास है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। सो हम टर्न बाय टर्न जो है वो इन दोनों को देखते हैं। पहले जी हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजिंग इफेक्ट को। आयोनाइजेशन के बारे में तो आप सब लोग ही जो हैं वो तकरीबन फेमिलियर होंगे। आयोनाइजिंग जो है मतलब आयंस को बनाने का जो प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये रेडिएशंस जो हैं वो किसी चीज़ के साथ टकराती हैं और टकराने के बाद उसको तोड़ देती हैं इनटू आयंस। आयंस हमारे कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव। तो अगर हमारी रेडिएशंस जो हैं वो किसी भी मैटर को, मतलब न्यूट्रल एटम्स जो हैं हमारे पास, उनको स्प्लिट कर देती हैं, उनको तोड़ देती हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर, तो फिर उस केस में ये हमारे पास जो है उसकी क्या कहलाएगी? आयोनाइजिंग इफेक्ट या आयोनाइजिंग एबिलिटी कहलाएगी मटेरियल की, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? द फिनोमिना in which radiations split
स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ देना, ठीक है। रेडिएशंस जो हैं, और रेडिएशंस कौन सी हैं हमारी, ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा, तीनों जो हमारे पास रेडिएशंस है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो वो फिनोमिना जिसमें हमारी रेडिएशन जो हैं वो मैटर को, मैटर हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है, उसको तोड़ देती हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर, उस फिनोमिना को हम नाम देते हैं आयोनाइजिंग इफेक्ट का। अब हम हमारी तीनों रेडिएशन जो हैं, जो कि अल्फ़ा, बीटा और गैमा है, उनकी आयोनाइजिंग एबिलिटी के बारे में जो है वो बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले हम जो डिस्कस करते हैं आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि इनका चार्ज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, विच इज़ ग्रेटर देन बीटा एंड गैमा। गैमा पे कोई चार्ज नहीं है, और जो हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो दे कैरी हाई चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो बीटा पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, तो उनका मास जो होता है वो नेग्लिजिबल है। जो हमारे पास हाई एनर्जी फोटॉन्स विच आर गैमा रेडिएशन, उनका मास भी नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये जो होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड गैमा, दे हैव हाई चार्ज, ठीक है, इनका चार्ज भी ज़्यादा होता है और इनका मास भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इनके अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये मैटर को आयोनाइज कर सकती हैं, ठीक है। ये जिस भी मैटर के अंदर जो है वो एंटर होती हैं, जिस भी चीज़ के साथ स्ट्राइक करती हैं, फ़ौरन से अपनी सारी एनर्जी के साथ जो है उनके साथ स्ट्राइक करती हैं, अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करती हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है, जिसके रिजल्टेंट में वो मटेरियल जो है हमारा वो आयोनाइज हो जाता है। बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन जो है ये कॉज करती है। क्यों कॉज करती है? बिकॉज इसका मास भी बहुत ज़्यादा है और इसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। दे हैव हाईएस्ट, ठीक है, इन तीनों पार्टिकल्स के कंपैरिजन में जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजिंग एबिलिटी। और क्यों है ये एबिलिटी इनके पास ज़्यादा? ड्यू टू हाई चार्ज एंड लार्ज मास। इनका मास भी बाकी पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इनका चार्ज भी बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। दैट्स वाई इनके अंदर पार्टिकल्स को आयोनाइज करने की एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही ये किसी मैटर के साथ स्ट्राइक करती हैं, फॉर एग्जांपल दे स्ट्राइक विद द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन उसके अंदर कॉज कर देंगे। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स जो हैं जिनके साथ ये स्ट्राइक कर रहे हैं उनको आयोनाइज करते हुए जाएंगे, ठीक है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। दीज आर न्यूट्रल एटम्स, ठीक है, हमारे पास दे हैव नो चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ना इन पे कोई पॉजिटिव है ना इन पे कोई नेगेटिव है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दीज आर गैस मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जी क्या होता है, आप इनके पास जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो आते हैं। ये जो रेड लाइंस जो हैं जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल्स व्हेन दे स्ट्राइक विद मैटर, ठीक है। दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये जब स्ट्राइक करते हैं तो ये इस मैटर को तोड़ देते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई नेगेटिव, मतलब एक मैटर है, ठीक है, एक एटम है, वो टूट रहा है और टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकल रहे हैं और इसके अंदर जो बाकी चार्ज बच जाएगा दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि हमारे एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है, सब नहीं, ऑलमोस्ट जो है, जैसे ये चंद एक न्यूट्रल एटम्स जो हैं वो इसके अंदर बाकी बच जाएंगे और बाकी सारे जितने भी हमारे पास जो हैं वो एटम्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स जितने भी हमारे इसके अंदर मौजूद होंगे, वो सब के सब जो हैं वो स्प्लिट अप हो जाएंगे, ठीक है, इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल है तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स के साथ मिलकर बनता है, तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा एंड दे विल बिकम आयंस। तो ये है जी हमारे पास जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स और इनकी आयनाइजिंग एबिलिटी। इनकी आयनाइजिंग एबिलिटी जो है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इनकी आयनाइजिंग एबिलिटी होती है, क्योंकि इनका चार्ज भी बहुत ज़्यादा है और इनका मास भी बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई जो फटाफट जो है वो आयोनाइज कर देते हैं जिस भी चीज़ के साथ स्ट्राइक करेंगे ये।
उसके बाद बेटे हम लोगों ने डिस्कस करनी है बीटा पार्टिकल्स की आयोनाइजिंग एबिलिटी। बीटा पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं बेटा, अब उनके बारे में हमने पढ़ा था दैट दे कैरी चार्ज ऑफ -1, ठीक है। तो एज देयर चार्ज एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल्स इज लेस, तो उनकी आयोनाइज करने की जो एबिलिटी होगी वो भी अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में कम होगी। दो दे कैन ऑल्सो आयोनाइज मटीरियल्स, ठीक है, जो है बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो आयोनाइजेशन कॉज कर सकते हैं, बट देयर आयोनाइजिंग एबिलिटी विल बी लेस एज कंपेयर टू द अल्फा particles. तो ionizing ability of alpha particles is less as compared to बीटा पार्टिकल्स की लेस होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। बट स्टिल दे हैव सफिशिएंट जो है आयोनाइजिंग एबिलिटी कि ये मटेरियल को जो है वो सफिशिएंटली जो है वो आयोनाइज कर सकते हैं, बिकॉज दे कैरी चार्ज, ये न्यूट्रल नहीं है, दे हैव चार्ज, इसलिए जब ये स्ट्राइक करते हैं तो दे हैव द एबिलिटी कि उनको आयोनाइज कर सकते हैं, बट दिस एबिलिटी इज लेस एज कंपेयर टू द अल्फा पार्टिकल्स, इन अल्फा के कंपैरिजन में कम है। अब इसमें चूँकि जो है वो आपके ज़्यादातर जो है वो आयंस बन गए हैं, कम जो है वो हमारे न्यूट्रल एटम्स बचे थे। बीटा पार्टिकल्स के केस में क्या होगा कि ज़्यादातर जो है वो हमारे न्यूट्रल होंगे, मतलब आप लगा लेंगे इक्वल रेशो में या इक्वल से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो आयोनाइज हो जाएंगे, और बाकी जो है वो अनआयोनाइज्ड मटेरियल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे इसके अंदर बचे रहेंगे। तो इसमें अगर आप जो है वो बेटा और ज़्यादा पार्टिकल्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कुछ जो है वो हमारे आयोनाइज हो गए हैं, कुछ जो हैं वो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से भाई किसी को तो छोड़ दो आयोनाइज किए बगैर, ठीक हो गया। तो कुछ जो है वो आयोनाइज्ड हैं, कुछ अनआयोनाइज्ड हैं। तो अब अगर हम जो है वो बीटा पार्टिकल्स के लिए जो है वो देखना चाहते हैं तो ये हमारे हैं जी न्यूट्रल एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैस के रेंडमली प्लेस होते हैं, ये इनकी कोई जो है वो ख़ास अपनी नहीं होती है शेप। जिस भी मटेरियल के अंदर, जिस भी जो है वो कंटेनर के अंदर आप गैस मॉलिक्यूल्स को डाल देंगे, ये उसी की शेप जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये बीटा पार्टिकल्स जो हैं दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इनमें मैंने क्यों इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया बेटे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ये सिंपल हमारे पास जो है वो अल्फा पार्टिकल्स हैं। बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये बीटा जो है वो हमारे पास पार्टिकल्स हैं। ये जब जाकर स्ट्राइक करेंगे, ये बीटा पार्टिकल जब स्ट्राइक करते हैं तो कुछ जो है इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे और बाकी जो हैं वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो कुछ जो है इसके अंदर वो आयोनाइजेशन को कॉज कर देंगे, ठीक है, और बाकी जो है दे विल रिमेन अनआयोनाइज्ड। तो इनकी आयोनाइजिंग एबिलिटी जो है वो अल्फा के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, लेकिन ये सफिशेंट इतनी है कि ये किसी मटेरियल को जो है वो आयोनाइज कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करनी है गैमा जो है हमारे पास रेडिएशंस है उनकी आयोनाइजिंग एबिलिटी। तो गैमा रेडिएशंस जो होती हैं वो चूँकि न्यूट्रल है, ठीक है, गैमा रेडिएशंस क्या हैं, दे आर न्यूट्रल, तो उनके ऊपर कोई इतना चार्ज, उनके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं है, ठीक है, ना उनका इतना मैस होता है, ना उनका कोई चार्ज है, तो वो जो है वो न्यूट्रली जो है गुजर जाती हैं। तो न्यूट्रल जब न्यूट्रल के साथ स्ट्राइक करता है तो इतनी ज़्यादा जो है वो हमारे पास आयोनाइजेशन कॉज नहीं होती है। कोई एक आधा पार्टिकल जो है, कोई एक आधा मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो जाता है इन रेडिएशंस के साथ, लेकिन बाकी जो है वो हमारे अनआयोनाइज्ड ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हम पहले अपने न्यूट्रल एटम्स को जो है या मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के उनको ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो है हमारी ये गैमा रेडिएशंस हैं, इनको हम रेडिएशंस की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एरोस शो कर रहे हैं इनकी डायरेक्शन को। तो कोई एक आधा पार्टिकल जो है इसको ये आयोनाइज कर देते हैं, अदरवाइज बाकी जो हैं दे रिमेन अनआयोनाइज्ड, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो आयोनाइजिंग एबिलिटी है तीनों पार्टिकल्स की।
इनमें अल्फ़ा की जो है वो आयोनाइजिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है। आयोनाइजिंग एबिलिटी ऑफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा और बीटा की ग्रेटर है गैमा से। तो अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा, बीटा की इंटरमीडिएट और गैमा की जो है वो आयोनाइजिंग एबिलिटी सबसे कम है। सो नाउ वी आर डन विद द आयोनाइजिंग इफेक्ट। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने आयोनाइजिंग इफेक्ट जो प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर ली है। अब हमने जो है वो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी के बारे में जो है वो पढ़ना है कि ये एबिलिटी हमारे पास क्या होती है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी एक मटेरियल के अंदर चले जाने की जो एबिलिटी होती है, ठीक है, कि जिस तरह से जो है कोई पेपर है, कोई वॉल है, ठीक है, कोई मेटल की कोई चीज़ है, उसके अंदर से ट्रैवल कर जाने की, उसके अंदर चले जाने की, ठीक है, जो एबिलिटी होती है किसी चीज़ की, उसको हम नाम देते हैं पेनिट्रेटिंग एबिलिटी का। ठीक है, पेनिट्रेट करना मतलब किसी चीज़ के अंदर जो है वो आप जा रहे हैं। तो रेडिएशंस के अंदर जो है वो जितना किसी मटेरियल के अंदर तक ट्रैवल कर जाने की एबिलिटी होती है उसको हम नाम देते हैं पेनिट्रेटिंग एबिलिटी का। और इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशंस टू पेनिट्रेट सर्टन मटेरियल। किसी भी मटेरियल के अंदर जो है पेनिट्रेट कर जाने की जो एबिलिटी है रेडिएशंस की, उसको हम नाम देते हैं पेनिट्रेटिंग एबिलिटी का। अब बेटा हमने इन अल्फ़ा, बीटा, गैमा तीनों पार्टिकल्स की जो है वो हमने आयोनाइजिंग एबिलिटी जो है वो हमने देख ली है। अब हमने इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी के बारे में जो है वो देखना है। अब बेटा देखें, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे ना, उनकी आयोनाइजिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अब जाहिर है जब आप एक पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करते हैं, यू आर आयोनाइजिंग दैम, इट मीन्स आप अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है उस मॉलिक्यूल को देते हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जो वो बाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ, वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से दे स्प्लिट इनटू आयंस। मतलब कि अल्फ़ा पार्टिकल ने अपनी एनर्जी दी है तो वो पार्टिकल जो हैं वो आयोनाइज हो रहे हैं। अब एक चीज़ अपनी एनर्जी दे देगी तो ऑब्वियसली इट विल गेट स्लो डाउन, उसकी स्पीड और उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो एनर्जी है वो वैसी नहीं रहेगी जैसी उसकी पहले एनर्जी थी। ठीक है, तो एनर्जी कम हो जाएगी। उसके बाद दोबारा ये किसी के साथ स्ट्राइक कर रहा है तो अगेन इसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जब इनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो इसके साथ साथ मटेरियल्स के अंदर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी भी इसकी कम होती जाएगी। आप इस तरह से देख लें कि आप कोई सफ़र कर रहे हैं और आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आप शुरू में ही सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे तो आप जो है वो ज़्यादा लंबे रास्ते पर अकेले किस तरह से जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो कुछ अरसे तक जाएंगे, जब आपके पास चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप सब कुछ देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग एंड यू कांट सर्वाइव। ठीक है, सिमिलरली बीटा पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ अपने पास रखते हैं एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइकिंग के रिजल्टेंट में अपनी एनर्जी उनको देके आयोनाइज करवा देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो कुछ एनर्जी अपने पास सेफ रख रहे हैं तो वो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा पार्टिकल्स। और गैमा जो है वो बहुत ही चालाक है, वो तो किसी को कुछ देते ही नहीं है, वो स्ट्राइकिंग के रिजल्टेंट में जो है अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करते हैं, वो वैसे ही जो है वो गुजर जाते हैं मटेरियल के अंदर से, आयोनाइज नहीं करते हैं। जब वो आयोनाइज नहीं करे, दे आर नॉट गिविंग अप देयर एनर्जी, जब वो एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो उसको सेव करके रख रहे हैं, तो वो अपना सामान अपने साथ जो है वो बचा के रख रहे हैं, तो वो ज़्यादा दूर तक जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है जो गैमा रेडिएशंस होती हैं उनकी रेंज सबसे ज़्यादा होगी पेनिट्रेट करने की, क्योंकि वो आयनाइजेशन कॉज नहीं करते, वो अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं और उस एनर्जी के साथ जो है वो उस मटीरियल के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करते जाते हैं। जबकि अल्फ़ा जो है और बीटा जो है वो चूँकि अपनी एनर्जी को जो है वो स्ट्राइकिंग के रिजल्टेंट में लूज़ करते हुए जा रहे हैं, तो उनकी रेंज जो है वो ज़्यादा नहीं होती। आयोनाइजिंग एबिलिटी और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अ मटीरियल विच कैन आयोनाइज मोर विल पेनिट्रेट लेस, और एक मटीरियल जो कि आयोनाइज लेस करता है, विच आयोनाइज लेस कैन पेनिट्रेट मोर इनटू अ मटीरियल। ठीक हो गया। तो अब हम जो है वो इन तीनों की जो है वो बारी बारी अल्फ़ा, बीटा और गैमा की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी देख लेते हैं। पहले हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की देख रहे हैं। ठीक है, इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है लो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी होती है, और क्यों होती है, ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन पावर। चूँकि ये आयोनाइज बहुत ज़्यादा कर देते हैं, दैट्स वाई
इनकी जो है पेनिट्रेट करने की एबिलिटी इतनी नहीं रहती। और अगर हम इनकी रेंज की बात करें कि कितने फासले तक जो है ये किसी मटेरियल के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकते, तो फ्यू सेंटीमीटर इनकी रेंज जो है, इट इज़ ओनली फ्यू सेंटीमीटर, सिर्फ चंद सेंटीमीटर तक इनकी रेंज होती है। ये इतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन कॉज कर देती हैं कि इनकी अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाती है एंड दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट इनटू अ मटेरियल फर्दर मोर। उसके बाद हमारे पास है बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल्स जो हैं उनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो अल्फ़ा के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये लेस आयोनाइजेशन कॉज करते हैं। दे हैव मोर पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ठीक है, इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो बीटा पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है। और क्यों ज़्यादा होती है? ड्यू टू लेस आयोनाइजेशन, ये कम आयोनाइजेशन कॉज करते हैं, दैट्स वाई इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी जो है वो अल्फ़ा के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और इनकी रेंज जो होती है वो सेवरल मीटर्स तक जो है वो हो सकती है इनटू सम मटेरियल्स। अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो हवा में जो है, ठीक है, ये रेंज जो है वो हम मतलब एयर जो कि हमारी गैसेज हैं उनके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स तक जाते हैं, बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो सेवरल मीटर्स तक जा सकते हैं, ठीक है। इनकी रेंज जो है वो क्या होती है? सेवरल मीटर्स। उसके बाद ही हम बात कर लेते हैं अपनी गैमा रेडिएशंस की। तो गैमा रेडिएशन जो होती हैं वो चूँकि आयोनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा कम कॉज करती हैं, तो दे हैव गॉट द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, they have highest penetrating ability due to their neutral nature, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए जो है ये ज़्यादा दूर तक जो है वो मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। और इनकी रेंज जो होती है दैट इज सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, ठीक है, कई 100 किलोमीटर मीटर्स तक जो है ये ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। अगर हम इसको एक डायग्राम की फॉर्म में जो है वो इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी को बेटे देखना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर होगा एक रेडियो एक्टिव सोर्स। ये रेडियो एक्टिव सोर्स का जो है वो सिंबल है, अगर आपको कहीं पर ये बना हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब होगा देयर इज सम रेडियो एक्टिव मटीरियल इन द सराउंडिंग। अब यहाँ से जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल में से आपकी अल्फ़ा रेडिएशंस भी निकल रही हैं, आपकी बीटा रेडिएशंस भी निकल रही हैं, और गैमा रेडिएशंस को जो है वो हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हैं गैमा, ठीक है, ये हो गई हमारी अल्फ़ा, और ये रेड वाली हमारी हो गई हैं बीटा। इनको अगर आप एक शीट ऑफ पेपर में से पास करवाते हैं ना, ये है जी एक शीट ऑफ पेपर, तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं ना वो इसी के अंदर अपनी सारी आयोनाइजेशन जो है वो कॉज करके अपनी एनर्जी को लूज़ करके जो है वो इसी के अंदर रह जाते हैं। वो इसके अंदर से भी जो है वो पेनिट्रेट करके अंदर जाने की एबिलिटी जो है वो फर्दर ट्रैवल करने की एबिलिटी नहीं रखेंगे। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो यहीं पर हमारे जो है वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देंगे। बीटा पार्टिकल्स और जो हमारे गैमा पार्टिकल्स हैं, और सॉरी इसको हमने ब्लू से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सो दैट हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो गैमा जो है वो इसके अंदर से निकल जाते हैं। इसके आगे अगर हम अब एक एल्यूमिनियम की शीट जो है वो प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ एल्यूमिनियम शीट। तो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं, क्योंकि पेपर तो बहुत ही जो है वो पतला सा होता है ना, तो एल्यूमिनियम की शीट जो है वो थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में जो है वो थिक होती है, तो इस शीट में से जब ये गुजरेगा तो, और एल्यूमिनियम जो है वो एक मेटल भी है, तो इसके अंदर से जब ये गुजरेगा तो बीटा पार्टिकल जो हैं उनकी रेंज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, और जो हमारे पास गैमा रेडिएशंस होती हैं वो फर्दर इसके अंदर से भी ट्रैवल करके जा सकती हैं। और फिर अगर आगे आप एक जो है वो लेड का जो है वो कोई रख देते हैं, लेड जो है वो एक हैवी किस्म की जो है वो मटेरियल है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो ये उसके अंदर भी जो है वो पेनिट्रेट करने की एबिलिटी रखती हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे कम है, गैमा की उससे ज़्यादा है, और बीटा की उससे ज़्यादा है, और गैमा की सबसे ज़्यादा है। तो आज के टॉपिक में बेटे हम लोगों ने डिस्कस की हैं प्रॉपर्टीज़ और नेचर रेडिएशंस की। पहले हमने उनकी नेचर देखी कि उनके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो किस किस्म के पार्टिकल से जो है वो इजेक्ट होते हैं,
और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया उनकी जो है वो रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आयोनाइजिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। और हमने देखा दे आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, जो आयोनाइज ज़्यादा कर सकती है वो पेनिट्रेट लेस करेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है गैमा रेडिएशंस की और सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग एबिलिटी है अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो अल्फ़ा जो है बेटा, ये जो गैमा रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, इनके ऊपर चूँकि कोई चार्ज नहीं होता, ये सिर्फ एनर्जी के फोटॉन्स हैं। तो जब एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है या एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो ये उनके साथ ही जो है कि इजेक्ट हो रही होती हैं हमारी गैमा रेडिएशंस। सो ये जो है हमारा आज का लेक्चर है, आप इसको जो है वो थॉरली अपनी बुक से जो है वो रीड कीजिएगा। मैंने ईच एंड एवरीथिंग को जो है वो कवर करने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है। बट स्टिल इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी, आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हो पा रही है, कोई फिगर समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप उससे रिलेटेड जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना भी, अपने घर वालों का भी, और खुश रहें। नेक्स्ट टाइम जो है हम इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ जो है वो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।